G20 का फाइनल इवेंट हमारे सामने है और जैसे आप ये वीडियो देख रहे होंगे, दुनिया के वर्ल्ड लीडर्स इंडिया में सेलिब्रिटीज़ की तरह उतर रहे होंगे और दिल्ली में पूरा सेलिब्रेशन का माहौल होगा। लेकिन इस चकाचौंध में हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आज भी G20 में कुछ ऐसे देश हैं जो इंडिया को बिल्कुल पसंद नहीं करते, और इस वीडियो में हम उन्हीं देशों के बारे में कुछ जानेंगे। अब जो लोग पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि मेरी वीडियोस फ्लो में चलती है और उनमें बहुत सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड होती है कि जियोपॉलिटिक्स फील्ड ही ऐसा है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को शुरुआत से अंत तक पूरा देखें ताकि आपसे कुछ मिस ना हो जाए। चलो, तो आप सबको तो ऑलरेडी पता होगा कि G20 बेसिकली एक इकोनॉमिक फोरम है जिसमें दुनिया की 20 सबसे पावरफुल इकोनॉमीज़ के फाइनेंस मिनिस्टर्स, सेंट्रल बैंक के हेड्स और ब्यूरोक्रेट्स वगैरह आकर इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर, एनर्जी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसी बातों पर बात करते हैं। ये मीटिंग्स पूरे साल चलती हैं जिसे फाइनेंस मिनिस्टर्स और ब्यूरोक्रेट्स, जिन्हें शेरपा कहते हैं, वो चलाते हैं। और साल के अंत में जो बातें इन सिविल सर्वेंट से एग्री की होती हैं उन बातों पर G20 देशों के प्रेसिडेंट्स और प्रधानमंत्री एक फैंसी मीटिंग में बैठकर साइन करते हैं और दुनिया को कहते हैं कि हम सारे देश मिलकर इन बातों पर काम करेंगे। अब देखो, सच्चाई तो ये भी है कि इन देशों ने जिन बातों पर साइन किया होता है उन बातों पर काम करना कंपलसरी नहीं है, लेकिन ऐसे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने से और साइन की हुई बातों पर काम करने से देशों के बीच में विश्वास बढ़ता है और विश्वास से बिजनेस आता है और जब बिजनेस आता है तो लोगों की डेवलपमेंट होती है। लेकिन पिछले 3 सालों में एक ऐसा देश है जिसने भारत के साथ साथ पूरी दुनिया का विश्वास तोड़ा है, और वो है दुनिया का एनिमी नंबर 1, चाइना। पहले तो चाइना ने दुनिया को कोरोना वायरस दिया, उसके बाद दुनिया की फैक्ट्री होने का फायदा उठाकर और देशों पे एटीट्यूड दिखाने लगा। इसलिए आज दुनिया का चाइना पे विश्वास उसके मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स की तरह ही हो गया है, जो है चीप और अनरिलायबल, जिसकी वजह से 2020 के बाद की दुनिया ग्लोबलाइजेशन पर नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन की तरफ जा रही है। यही कारण है कि एप्पल जैसी कंपनी अपनी फैक्ट्रीज चाइना के साथ साथ इंडिया और वियतनाम जैसे देशों में भी लगा रही है। अमेरिका, जो एक समय ओपन बॉर्डर्स और ग्लोबलाइजेशन का गाना गाता रहता था, वही अमेरिका आज अपनी कंपनीज को इंसेंटिव दे रहा है कि भाई चाइना छोड़ो और अमेरिका में फैक्ट्रीज लगाओ। अभी पिछले महीने जो बाइडेन ने अमेरिकन कंपनीज पे चाइना को एडवांस सेमीकंडक्टर चिप्स और उन चिप्स को बनाने की टेक्नोलॉजी को बेचने पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, क्योंकि चाइना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को तो मानता नहीं और अमेरिका की टेक्नोलॉजी चुराकर फिर अमेरिका को ही आंख दिखाता है। यूके ने तो पहले ही बोल दिया था कि भाई चाइना उसका दुश्मन नंबर 1 है। उसके ऊपर से ऐसा कहा जाता है कि चाइना यूक्रेन वॉर में रशिया को इकोनॉमिक हेल्प के साथ साथ फाइटर जेट्स के पार्ट्स और नेविगेशन इक्विपमेंट के रूप में मिलिट्री मदद भी कर रहा है, जिसकी वजह से वेस्टर्न देश चाइना से और चिढ़े हुए हैं। इंडिया का तो आप सबको पता ही है, गलवान के बाद इंडिया ने चाइना से बात करने से ही मना कर दिया है। चाइनीज सॉफ्टवेयर कंपनीज जैसे टिकटॉक और हुआवे तो इंडिया से बैन है ही हैं, उसके साथ साथ चाइनीज कंपनीज का इंडिया में इन्वेस्ट और ऑपरेट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया है। 2020 की जनवरी में मुझे याद है चाइना की ग्रेट वॉल मोटर्स अपनी गाड़ी इंडिया में धूमधाम से लॉन्च करने वाली थी, लेकिन गलवान के बाद उसे भी भारत छोड़ना पड़ा। वैसे ही 2019 तक इंडिया चाइना से 400 मिलियन के खिलौने इंपोर्ट करवाता था। आज ये नंबर 2050 से कम है। लेकिन ये बात भी सच है कि आज इंडिया चाइना से 100 बिलियन से ज़्यादा की चीज़ें इंपोर्ट कर रहा है, जो रिसेंट हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा है। तो नेचुरली कन्फ्यूजन होता है कि इंडिया की आखिर चाइना को लेकर स्ट्रैटेजी क्या है। इस सवाल का बड़ा आसान सा जवाब है, इंडिया की सिंपल स्ट्रैटेजी है, कुछ भी हो भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ रुकनी नहीं चाहिए। और जब तक भारत चाइना से आत्मनिर्भर नहीं हो जाता, चाइना से जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें खरीद सकते हैं जैसे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, मशीनरी, केमिकल्स, वो खरीदते रहो। ऐसा ना हो कि कल चाइना से फुल स्केल वॉर हो जाए या फिर चाइना ताइवान पे हमला कर दे तो ये सारी चीज़ें आना बंद कर दें और भारत की डेवलपमेंट भी रुक जाए। और चाइना को भी ये बात अच्छे से पता है, लेकिन वो कुछ ज़्यादा कर नहीं सकता है क्योंकि आजकल चाइना की भी इकोनॉमी बहुत स्लो चल रही है। तो अगर चाइना ने इंडिया में अपने एक्सपोर्ट्स रोक दिए तो फिर चाइना के लिए ये अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो जाएगी। तो कंक्लूजन ये है कि भारत का दुनिया को क्लियर मैसेज है, इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और सारी दुनिया को खुला इन्विटेशन है, आओ भारत में अपनी किस्मत चमकाओ। स्टार चाइना एंड पाकिस्तान नॉट अलाउड। इसीलिए शी जिनपिंग ने समझदारी का काम किया और गाली खाने के लिए अपने फॉरेन मिनिस्टर को G20 में भेजा है। शी के साथ साथ उसका बेस्ट फ्रेंड व्लादिमीर पुतिन भी G20 को बंक मार रहा है, विच मेक सेंस क्योंकि आजकल सारे पश्चिमी देश पुतिन के खून के प्यासे हैं।
ओके, तो अगर पाकिस्तान और चाइना के बाद अगर कोई ऐसा देश है जिसे इंडियंस दिल से कोसते हैं तो वो है यूनाइटेड किंगडम। और देखो समय कैसे बदलता है। एक समय जो देश भारत को गुलाम बनाकर रखता था, आजकल वही देश भारत की मून लैंडिंग पर रो रहा है। उसके ऊपर से इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली इंग्लैंड की आज हालत इतनी खराब है कि नेगोशिएशन टेबल पे इंडिया यूके से ज्यादा स्ट्रांग है। वो कैसे, मैं बताता हूँ। कोविड और ब्रेक्जिट के बाद इंग्लैंड की इकोनॉमी घिसी हुई है और उसे फिर से उठाने के लिए यूके को फिर से इंडिया की जरूरत है ताकि वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से इंडिया को अपना सामान बेच सके और अपनी इकोनॉमी को इम्प्रूव कर सके। लेकिन भारत को यूके की जरूरत नहीं है। यूके तो इंडिया की टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर्स भी नहीं आता है, इसलिए ट्रेड नेगोशिएशंस में इंडिया ब्रिटेन से ज्यादा स्ट्रांग है। ऑल्सो पॉलिटिकली स्पीकिंग आजकल यूके का प्रधानमंत्री इतना कमजोर है कि वो पावर में रहने के लिए ब्रिटिश मीडिया से ज्यादा इंडियन मीडिया पे डिपेंडेंट है। वो कैसे? ऐसे बेसिकली ऋषि सुनाक इंग्लैंड का पीएम इसलिए बन पाया क्योंकि इंग्लैंड की इकोनॉमी इतनी खराब थी कि उसकी पार्टी जो कंजर्वेटिव पार्टी है उससे कोई और पीएम बनना ही नहीं चाहता था। आज भी कंजर्वेटिव पार्टी में ऋषि सुनाक बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं है, लेकिन फिर भी कंजर्वेटिव कुछ कर नहीं सकते क्योंकि अगर ऋषि सुनाक को पीएम की पोस्ट से हटाया तो अगले इलेक्शन में लेबर पार्टी की जीत निश्चित है। तो आज इंग्लैंड में हालात ये है कि यूके में सभी ऋषि सुनाक के खून के प्यासे हैं और उसकी इमेज को खराब करने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। हर दूसरे दिन ब्रिटिश मीडिया ऋषि सुनाक के खिलाफ कोई कंट्रोवर्सी उठा लाता है। ऐसी सिचुएशन में सुनाक को जो भी पॉजिटिव अटेंशन मिल रहा है वो भारत से मिलता है। इसलिए यूके का प्रधानमंत्री जो यूके में पला बड़ा हुआ, जिसके पेरेंट्स इंडिया से नहीं अफ्रीका से यूके गए, वो मुरारी बापू की कथा में जाता है और जय श्री राम बोलता है। जय सिया राम। आज अगर भारत सरकार चाहे तो ऋषि सुनाक को जो भी इंडिया से पॉजिटिव अटेंशन मिल रहा है उसे 1 सेकंड में बंद कर सकती है। इस सिचुएशन का फायदा भारत सरकार यूके में बैठे भारत विरोधी टेररिस्ट के खिलाफ कार्रवाई करवाने के लिए कर रही है। कनाडा भी भारत विरोधी टेररिस्ट से भरा हुआ है और कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो की भी हालत पॉलिटिकली नाजुक है, जिसकी वजह से वो भी कनाडा में बैठे भारत विरोधी ताकतों के दबाव में है। और ऋषि सुनाक की तरह ट्रूडो तो इंडियन भी नहीं है। यही कारण है कि ट्रूडो को इंडिया से खूब बुरा भला सुनने को मिलता है। सरकारी लेवल पर भी भारत कनाडा को इतना भाव नहीं देता है और आजकल घर में घुसकर पाकिस्तान के साथ साथ कनाडा में भी मारा जा रहा है। G20 में मिडल ईस्ट से बस 2 देश हैं, टर्की और सऊदी अरेबिया। अब आप सबको पता है कि कैसे मॉडर्न हिस्ट्री में सऊदी अरेबिया इस्लामिक दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट देश है, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 से पहले टर्की ऑटोमन एम्पायर के रूप में इस्लामिक दुनिया पर राज किया करता था। आज टर्की के प्रेसिडेंट रिसेप तैयब अर्दोगान की कोशिश है कि वो टर्की को उसकी पुरानी इस्लामिक ग्लोरी पर लेकर जाए, जिसको पूरा करने के लिए वो टर्की को, जो मोस्टली एक सेकुलर देश है, उसे वापस इस्लामाइज कर रहा है। हागिया सोफिया को चर्च से मस्जिद बनाना और कश्मीर इशू पे पाकिस्तान का साथ देना इसी इस्लामाइजेशन प्रोजेक्ट के एग्जाम्पल्स हैं। ऐसे भी अफवाहें हैं कि अर्दोगान अपने क्लोज ऑफिशियल से अपने आप को खलीफा कहलवाता है। अब इन रूमर्स पर कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात क्लियर है कि फॉरेन पॉलिसी के मामले में टर्की ने अपने आप को इंडिया के खिलाफ पोजीशन किया है। लेकिन जैसे आजकल कहा जाता है, ये न्यू इंडिया है। इंडिया भी टर्की को चारों दिशाओं से काउंटर कर रहा है। सबसे पहले टर्की के नॉर्थ में इंडिया टर्की के दुश्मन आर्मेनिया को अजरबैजान के खिलाफ पिनाका मिसाइल्स, रॉकेट्स और एम्यूनिशन सप्लाई कर रहा है। टर्की के वेस्ट में इंडिया साइप्रस और ग्रीस के साथ अपने डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट्स बढ़ा रहा है और ग्रीस में तो इंडिया का कुछ पोर्ट्स भी खरीदने का प्लान है। अगर आपको नहीं पता तो टर्की का साइप्रस के साथ कॉन्फ्लिक्ट पूरे साइप्रस देश को ही लेकर है। टर्की कहता है कि पूरा साइप्रस देश, जो कि एक आइलैंड है, वो उसकी टेरिटरी है, लेकिन साइप्रस के लोग मानते हैं कि जो पूरा साइप्रस आइलैंड है वो उनका देश है और टर्की की उसमें कोई जगह नहीं। और ग्रीस के साथ टर्की एजियन सी में आइलैंड्स और कॉन्टिनेंटल शेल्फ को लेकर लड़ रहा है। टर्की के साउथ में इंडिया का ऑलमोस्ट सभी अरब देशों और इजराइल के साथ अच्छे रिलेशंस हैं, जिसकी वजह से इंडियन मुस्लिम्स, जो इंडिया की बढ़ती पावर की वजह से दुनिया के सबसे पावरफुल मुस्लिम्स में गिने जाएंगे, उनका सपोर्ट सऊदी अरेबिया और यूएई को ज़्यादा है। टर्की को मुझे नहीं लगता इंडिया में कोई पूछता है। हाँ, पाकिस्तान के अंदर टर्की को बहुत पूछा जाता है। G20 में टर्की के राइवल सऊदी अरेबिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को प्रो इंडिया रखा हुआ है। एक तो इंडिया सऊदी से इतना सारा तेल खरीदता है, दूसरी तरफ मोहम्मद बिन सलमान को भी पता है कि अगर उसे सऊदी की इकोनॉमी को तेल से आगे बढ़ाकर यूएई जैसा बनाना है तो उसे इंडियन लेबर, इंडियन इंजीनियरिंग, आईटी टैलेंट
और इंडियन मार्केट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। इसलिए आज जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ये है कि अरब देश इंडिया को सपोर्ट करते हैं और टर्की पाकिस्तान को। तो ये थे G20 के अंदर इंडिया के कुछ बड़े दुश्मन और न्यू इंडिया उन्हें कैसे काउंटर कर रहा है। थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग आउट टू माय व्लॉग एंड आई विल सी यू सून।